गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने अदिश क्षेत्र में किसी अदिश राशि फाई का ग्रेडियंट हमने ज्ञात किया था, उसके लिए एक्सप्रेशन निकाला था। आज हम लांबिक वक्ररेखी निर्देश तंत्र में ही किसी सदिश क्षेत्र ए के डाइवर्जेंस के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। हम जानते हैं कि लांबिक वक्ररेखी निर्देश तंत्र में किसी सदिश ए को हम निम्न प्रकार से लिखते हैं: ए इज इक्वल टू A1E1 प्लस A2E2 प्लस A3E3, जहाँ पे A1, A2, A3 ए के तीनों कंपोनेंट हैं। A1 तो है U1 अक्ष के अनुदिश, A2 है U2 अक्ष के अनुदिश और A3 है U3 अक्ष के अनुदिश। इसी तरह E1, E2, E3 इन तीनों अक्षों के अनुदिश इकाई सदिश हैं। तो डाइवर्जेंस A, ये क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंस A की वैल्यू रख दी, A1E1, A2E2, A3E3। इसको हमने ब्रैकेट इसका खोल लिया, तो डाइवर्जेंस A1E1 प्लस डाइवर्जेंस A2E2 प्लस डाइवर्जेंस A3E3, ये तीन टर्म्स हमारे पास आ गई। अब हम एक एक करके ये तीनों टर्म्स, इनके मान प्राप्त करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्रेडियंट फाई, ये हमने कल निकाला था। ग्रेडियंट फाई के लिए एक्सप्रेशन होता है लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में E1/H1 डेल फाई अपॉन डेल U1 प्लस E2/H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 प्लस E3/H3 डेल फाई अपॉन डेल U3, जहाँ पर फाई जो है एक अदिश राशि है। तो अगर हम इस अदिश राशि फाई को U1 से रिप्लेस कर दें, U1 एक निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट है लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में, तो क्योंकि ये अदिश राशि होती है तो ग्रेडियंट U1 ये हो जाएगा, फाई की जगह U1 रख दें इसमें, तो E1/H1 डेल U1/U1। इसी तरह यहाँ भी फाई की जगह U1 और यहाँ भी फाई की जगह हमने U1 रख दिया। अब क्योंकि U1, U2, U3 ये तीनों कोऑर्डिनेट्स इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, इसलिए U1 का U2 के सापेक्ष परिवर्तन 0 हो जाएगा, U1 का U3 के सापेक्ष परिवर्तन ये भी 0 हो जाएगा, और U1 का U1 के सापेक्ष वेरिएशन ये 1 होगा। तो ग्रेड U1 विल बी इक्वल टू E1/H1। इससे आ जाएगा E1 इज इक्वल टू H1 ग्रेड U1, E1 इज इक्वल टू H1 इधर ले गए H1 ग्रेड U1, E2 इज इक्वल टू, इसी प्रकार से हम ये निकाल सकते हैं E2 इज इक्वल टू H2 ग्रेड U2। उसमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ फाई की जगह जो हमने U1 रखा है, तो फाई की जगह U2 रख देंगे, U2 रख देंगे तो ग्रेड U2 जो है, यहाँ U1 ये तीन जगह जो रखा है इनकी जगह U2 आ जाएगा। तो ये वाला एक्सप्रेशन डेल U2/U2 ये 1 हो जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो उस केस में E2 विल बी इक्वल टू H2 ग्रेड U2, और यूजिंग द सेम एनालॉजी E3 विल बी इक्वल टू H3 ग्रेड U3। अब हम इस इक्वेशन 1 का पहला पद लेते हैं, यानी डाइवर्जेंस A1 E1। E1 को हम कैसे लिख सकते हैं? E2 क्रॉस E3। E1 की जगह क्या रख सकते हैं? E2 क्रॉस E3, बाकी ये सेम है A1 E2 क्रॉस E3।
अब यहां से हम देखें E2 क्या है, H2 ग्रेड U2, E3 है H3 ग्रेड U3। तो ये वैल्यू हमने यहां यूज की, इक्वेशन 2 से ये वैल्यूज यहां रखी, तो ये क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंस A1 ये एज इट इज, और ये H2 H3 और ग्रेड U2 क्रॉस ग्रेड U3। यहां पे हमने केवल E2 और E3 की वैल्यू रखी है। अब अगर हम देखें तो ये A1 H2 H3 ये जो राशि है ये एक अदिश राशि है, इसको मान लो हम फाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये एक अदिश राशि है, इसको फाई मान लेते हैं। और ग्रेड U2 क्रॉस ग्रेड U3 ये एक सदिश राशि है, इसको हम मान लो A से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये एक सदिश है। तो ये एक तरह से क्या हो गया, डाइवर्जेंस फाई ए। और वेक्टर आइडेंटिटी का अगर हम यूज करें, हम जानते हैं कि डाइवर्जेंस फाई ए दिस इज इक्वल टू ग्रेड फाई डॉट ए प्लस फाई डाइवर्जेंस ए। तो ये एक हमने सदिश सर्वसमीका होती है वेक्टर आइडेंटिटी, उसका यूज किया है। तो उसको हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये भी उसी फॉर्म में है, डाइवर्जेंस फाई ए। यहां पर ये है कि फाई की जगह हमने क्या रखना है, A1 H2 H3 और A की जगह हमने रखना है ग्रेड U2 क्रॉस ग्रेड U3। तो इससे हमें डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू डाइवर्जेंस A1 H2 H3 ग्रेड U2 क्रॉस ग्रेड U3 दिस विल बी इक्वल टू क्या आएगा, डाइवर्जेंस ग्रेडियंट फाई। तो ग्रेडियंट और फाई की जगह क्या रखना है, A1 H2 H3 ये रख दिया। फिर इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, एक वेक्टर A के साथ, और वेक्टर A क्या है, ग्रेड U2 क्रॉस ग्रेड U3। तो ये पहला इसका पद आ गया, प्लस फाई अदिश राशि, और वो क्या है, A1 H2 H3। फिर ब्रैकेट में क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर A। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर A यहाँ हमने क्या लिया है, ग्रेड U2 क्रॉस ग्रेड U3। तो सिंपली हमने इस वेक्टर आइडेंटिटी में फाई और A की वैल्यू रखी है इसके हिसाब से। तो फाई है A1 H2 H3 और वेक्टर A है ग्रेड U2 क्रॉस ग्रेड U3। तो ये रख के हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। अब इस सेकंड टर्म में हम देखें, सेकंड टर्म में ये है, ये जो टर्म है ग्रेड U2 ये एक वेक्टर राशि है, इसको हम मान लेते हैं वेक्टर A। इसी तरह ये भी एक सदिश राशि है, इसको हम मान लेते हैं B। तो इसको मान लिया A, इसको मान लिया B। तो ये किस फॉर्म में हो गया, डाइवर्जेंस A क्रॉस B। और डाइवर्जेंस A क्रॉस B आपने पढ़ रखा है क्या होता है, वेक्टर आइडेंटिटी है ये भी। डाइवर्जेंस A क्रॉस B इज इक्वल टू B डॉट कर्ल A माइनस A डॉट कर्ल B। अब केवल हमने क्या करना है, हमने वैल्यू निकालनी है डाइवर्जेंस ग्रेड U2 क्रॉस ग्रेड U3। यानी A की जगह रख देंगे ग्रेड U2 और B की जगह रख देंगे ग्रेड U3। इस वेक्टर आइडेंटिटी में डायरेक्ट रख देंगे हम वैल्यू। तो ये आ जाएगा B की जगह ग्रेड U3 डॉट कर्ल ऑफ A इज ग्रेड U2, तो कर्ल ग्रेड U2 माइनस A है ग्रेडियंट ऑफ U2 डॉट कर्ल B की जगह क्या आएगा, ग्रेड U3। तो ये आ गया हमारे पास
अब हमें पता है कर्ल ग्रेड फाई, देखिए कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0, दिस इज अनदर वेक्टर आइडेंटिटी। तो हम देखते हैं ये क्या है, u3 जो है एक अदिश राशि है, मान लो हम इसको फाई मान लें, तो ये क्या बन गया कर्ल ग्रेड फाई, और कर्ल ग्रेड फाई 0 होता है। इसी तरह से ये कर्ल ग्रेड u2 स्केलर है, तो ये भी हो गया कर्ल ग्रेड फाई, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो कुल मिला के इस एक्सप्रेशन में जो ये सेकेंड टर्म है ये पूरी 0 हो गई, और अब हमारे पास ये फर्स्ट टर्म बची केवल, यानी डाइवर्जेंस A1H2S3 ग्रेड U2 क्रॉस ग्रेड U3 दिस इज इक्वल टू ग्रेडियंट A1H2S3 डॉट ग्रेड U2 क्रॉस ग्रेड U3। ये आ गया हमारे पास, ये हमने यहां पर लिख दिया। अब इसमें हम देखें ग्रेड U2 और ग्रेड U3, इनकी वैल्यूज देखो हम यहाँ से वापस से रख देते हैं। ये जो हमने शुरू में डिराइव किया था कि E1 इक्वल टू H1 ग्रेड U1, E2 इक्वल टू H2 ग्रेड U2, E3 इक्वल टू H3 ग्रेड U3, यानी ग्रेड U2 की जगह हम क्या रख सकते हैं E2 अपॉन H2, और ग्रेड U3 की जगह E3 अपॉन H3। तो यही हमने यहाँ पर रखा है ग्रेड U2, इसकी जगह हमने रख दिया E2 अपॉन H2, और ग्रेड U3 की जगह E3 अपॉन H3। तो ये क्या आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड तो यही एज इट इज रख दी, ये भी एज इट इज है, और केवल हमने ग्रेड U2 और ग्रेड U3 इनकी वैल्यूज दोनों की यहाँ रख दी है, E2 अपॉन H2 क्रॉस E3 अपॉन H3, और E2 क्रॉस E3 E1 होता है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया E1 अपॉन ये H2 S3, ये एज इट इज है। तो ये हमारे पास आ गया, ये हम पहली टर्म निकाल रहे हैं डाइवर्जेंस A की, और पहली टर्म क्या निकाल रहे हैं डाइवर्जेंस A1 E1, ये यहाँ पे हम ये पहला पद निकाल रहे हैं अभी। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, ग्रेडियंट A1H2S3 और E1 अपॉन H2S3। अब ये जो राशि है A1H2H3 ये एक अदिश राशि है, इसको हम अगेन फाई से अगर रिप्रेजेंट करें तो ये क्या बना ग्रेड फाई, ग्रेड फाई, और ग्रेड फाई हमें पता है कि इसके लिए क्या एक्सप्रेशन होता है, ये देखिए यहाँ पे ग्रेड फाई इज इक्वल टू E1 अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल U1 E2 अपॉन H2, ये एक्सप्रेशन अपने को पता है, और जब हमने ये डिराइव किया था तब भी मैंने आपको कहा था कि ये हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम डायरेक्ट पुटअप भी करते हैं। यानी इसमें फाई की जगह अगर हम A1H2H3 रख दें, A1H2 और H3 रख दें, तो सीधे हमारे पास ग्रेड A1H2H3 का मान आ जाएगा। तो हम फाई की जगह क्या रख दें A1H2H3, तो ये देखिए E1 अपॉन H1 डेल फाई की जगह क्या आ गया A1H2H3 अपॉन डेल U1, तो ये देखो E1 अपॉन H1 डेल अपॉन डेल U1, और फाई की जगह हमने रख दिया A1H2S3। इसी तरह दूसरी टर्म में E2 अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 यानी A1H2S3, फिर E3 अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल U3 यानी A1H2S3 अगेन फाई की जगह। तो हमने कुछ नहीं किया है कि ग्रेड फाई का जो एक्सप्रेशन है जहां जहां फाई आता है वहां हमने उसको रिप्लेस कर दिया है A1H2H3 से, जिससे डायरेक्ट इस ग्रेड A1H2H3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो वो ये आ जाती है। अब ये मान हम कहाँ रख देते हैं
इसमें रख देते हैं और इसका डॉट प्रोडक्ट फिर निकाल लेंगे E1/H2H3 से। इक्वेशन 4 में ये रख दिया हमने। तो इसका जब हम उपयोग करते हैं इक्वेशन 4 में, तो यानी हम किस किस का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ये डाइवर्जेंस A1H2H3 और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, E1/H2H3। तो आप देखें कि E1 डॉट E1 1 हो गया, फिर E2 डॉट E1 ये हो गया 0। लांबिक वक्र की तंत्र है यानी एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो E2 डॉट E1 0 हो गया। इसी तरह E3 डॉट E1 ये भी 0 हो गया। तो केवल एक टर्म आएगी E1 डॉट E1 वाली, और इसमें क्या आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा 1, E1 डॉट E1 1 हो गया, 1 अपॉन H1 नीचे है, इधर H2H3 है, तो 1 अपॉन H1 H2H3 डेल बाई डेल U1 A1 H2H3 ये टर्म आ जाएगी। तो देखो ये आ गया है डाइवर्जेंस A1 E1 इज इक्वल टू 1 अपॉन H1 H2H3 डेल बाई डेल U1 A1 H2H3। इसी प्रकार सेम एनालॉजी से हम डाइवर्जेंस A की बाकी की जो दो टर्म है, ये तो हमने निकाल ही ली डाइवर्जेंस A1 E1, तो डाइवर्जेंस A2 E2 और डाइवर्जेंस A3 E3 ये इसी तरह से हम निकाल लेंगे और यहां से डायरेक्ट रख सकते हैं हम। A1 E1 ये हो गया, यानी ये तो कॉमन है 1 अपॉन H1 H2H3, ये इसमें भी आएगा डाइवर्जेंस A1 A2 E2 में, तो ये कॉमन चीज एज इट इज आ गई 1 अपॉन H1 H2H3। और डेल बाई डेल U1 है तो ये डेल बाई डेल U2 हो गया, और ये A1 है, A1 की जगह अब आ गया A2, ये एक एक हम आगे इनको कर देंगे शिफ्ट H2H3, तो H2 की जगह H3, H3 की जगह H1, यानी A1 H2H3 की जगह अब हो गया A2 H3 H1, एक एक शिफ्ट कर दिया। इसी तरह से डाइवर्जेंस A3 E3 क्या हो जाएगा 1 अपॉन H1 H2H3, ये तो कॉमन टर्म है, और ये U1 था ये U2 हो गया, तो अगले में हो जाएगा U3। A1 था A2 हो गया, फिर अब हो जाएगा A3, और ये H2 H3 इससे एक एक आगे चले तो H2 H3 H1, और ये H3 H1 H2, तो ये तीनों टर्म हमारे पास आ गई। और ये अगर हम इसमें रख दें डाइवर्जेंस A में इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जो हमने तीनों निकाली हैं, तो हम देखते हैं कि तीनों में 1 अपॉन H1 H2H3 तो कॉमन है, तो ये तो हमने बाहर ले लिया, तो डाइवर्जेंस ये हो जाएगा 1 अपॉन H1 H2H3 और ब्रैकेट में आ जाएगा ये टर्म डेल बाई डेल U1 A1 H2H3, फिर दूसरी टर्म ये हो गई प्लस करके, और तीसरी टर्म ये हो जाएगी डेल बाई डेल U3 A3 H1 H2। तो ये आ जाता है लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र में किसी सदिश A के लिए, किसी सदिश A का डाइवर्जेंस, उसके लिए व्यंजक, एक्सप्रेशन फॉर द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर A इन ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट ऑफन एग्जाम में रिपीट होता है। डाइवर्जेंस ऑफ ए स्केलर फाई ग्रेडियंट, नहीं, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर A ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फाई, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, और इसके बाद हम देखेंगे कर्ल ऑफ ए वेक्टर A, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।